हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश आजाद स्वागत करता हूं आपका BLLB 4th सेम की हिस्ट्री क्लास में। तो आपका चल रहा है सेकंड यूनिट और सेकंड यूनिट में है आपका 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। मैंने आपको उसका स्वरूप बता दिया था कि उसका स्वरूप क्या था। ठीक है, तो अब आपका 1857 ईस्वी की क्रांति में हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके कारण। क्या कारण रहे 1857 ईस्वी की क्रांति के, क्या कारण रहे? तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सैनिक, धार्मिक। तो इनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कारण। ठीक है, पहला पॉइंट है राजनीतिक कारण। तो इसमें हम देखते हैं, देखो उस समय भारत का जो बादशाह था वो मुगल बादशाह था और वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह सेकंड भी से कहते हैं। जफर नाम से अपनी कविताएं लिखता था, इसलिए इसका नाम जफर पड़ा। बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता। ये अंतिम मुगल बादशाह था 1857 ईस्वी की क्रांति के समय। ठीक है, तो मुगल सम्राट 1803 ईस्वी से ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा। 1803 ईस्वी से ब्रिटिश संरक्षण में, यानी कि अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया मुगल सम्राट। लेकिन मान मर्यादा संबंधित उनके दावे स्वीकृत थे, यानी कि उनकी मान मर्यादा को मान लिया गया कि आप सम्राट हो, चलो आपको सम्राट मान लेते हैं। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आपको सम्राट मानते हैं, आप अपना दरबार वगैरह लगाते रहो, परंतु भारत की सत्ता को जैसे हम चलाना वो हम अपने अनुसार चलाएंगे। ठीक, वे गवर्नर जनरल को, वे कौन? सम्राट, भारत का सम्राट। भारत का सम्राट गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र और वफादार नौकर कहकर संबोधित करते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल हमहर्स्ट ने बादशाह को यह साफ समझा दिया कि आपकी बादशाह नामात्र की है। हमहर्स्ट जो थे, जो ब्रिटेन के गवर्नर जनरल रहे भारत के, तो उन्होंने ये समझा दिया आप बादशाह हो सिर्फ नाम मात्र के। ठीक, और दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने नजर देते समय खड़े होने से इनकार कर दिया। नजर देते समय जो रेजिडेंट था, उन सम्मान के रूप में जो खड़ा होते हैं बादशाह के सामने, खड़े होने से मना कर दिया कि मैं इनका सम्मान वगैरह नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड, एक ऑकलैंड आए ब्रिटिश गवर्नर, ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा कि अपने दावे और अधिकार छोड़ दो, अब तुम बादशाह वगैरह नहीं रहे। बादशाह हो पर कोई हमारी नजर में कुछ नहीं हो, उन्होंने सीधा कह दिया। इसने बादशाह को नजर लेने, खिल्लत देने और दरबार करने से रोक दिया कि आप दरबार वगैरह भी अब नहीं करोगे, खत्म करो ये सब। दीवाने आम और दीवाने खास बंद कर दिए गए। जो मुगल शासन में दीवाने आम, दीवाने खास बनाए गए थे, जिनमें समय समय पर चर्चाएं होती थी या सभाएं होती थी दीवाने आम दीवाने खास में, वो सब बंद कर दिए गए। डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा। लॉर्ड डलहौजी ने तो ये तक कह दिया कि आप लाल किले से हट जाओ, बादशाहत आपकी खत्म, आप कुछ नहीं हो हमारे सामने। अब बादशाह को उपाधि छोड़ देने के लिए कहा डलहौजी ने, और अपने उत्तराधिकारी का नामजद करने का अधिकार भी छोड़ देने को कहा। डलहौजी ने सीधे कह दिया कि आज से आप अपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं करोगे। जैसे उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे इतना पहले ही कि मेरे मरने के बाद ये बादशाह रहेगा, ऐसा कुछ अब नहीं कर पाओगे, सीधा बोल दिया। इन घटनाओं से सभी लोग मुगल बादशाह के अपमान से नाराज हुए और उनकी बादशाह को मिटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। भारत के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे इन घटनाओं से। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर कुशासन के, अपदस्थ मतलब पद से हटाकर, कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जबकि अवध से अधिक अंग्रेजों का समर्थक और आज्ञाकारी राज्य कोई नहीं था। देखा, अवध ने सबसे ज्यादा समर्थन किया अंग्रेजों का और सबसे ज्यादा आज्ञाकारी रहा अंग्रेजों के, परंतु उनको भी कुछ नहीं समझा इन्होंने और अवध के नवाब उसको पद से हटाकर उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक। डलहौजी ने उचित एवं अनुचित तरीके से देशी राज्यों का अपहरण किया, गोद लेने का निषेध कर, उसने गोद लेने का निषेध कर दिया कि अब से जो जिस राजा के पास अपना पुत्र पुत्री नहीं है वो कोई भी बच्चा गोद नहीं लेगा। पहले राजा क्या करते थे, जिनके पास अपना बच्चा नहीं है वो बच्चा गोद लेकर फिर बाद में सारी जायदाद उसको सौंप देते, तो वो वारिस बनता था, वो राज्य को संभालता था। परंतु डलहौजी ने मना कर दिया, अब कोई वारिस गोद नहीं लेगा, जो जिसके पास वारिस नहीं है उसकी सारी सत्ता हमारी हो जाएगी। ठीक। तो इसने क्या करा डलहौजी ने कि गोद निषेध कर उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसी रियासतें जो थी इनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था उसके दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी। कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए मुंबई में इनाम कमीशन बैठाया। इस कमीशन ने 35,000 जागीरों की जांच की और लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली। 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। कंपनी की सेवा में भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा गया। 1860 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने घोषणा की कि विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत को प्रशासकीय तंत्र में प्रविष्ट न होने देना है। अंग्रेजों की प्रशासकीय परिवर्तनों ने यहाँ की प्रचलित व्यवस्था को झकझोर दिया। तो मुख्य जो कारण था विद्रोह का वो ये भी था कि भारतीयों को जो प्रशासकीय तंत्र था, जो सरकारी नौकरी थी, उनमें नहीं लेना। ठीक। तो ये थे राजनीतिक कारण। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, आर्थिक कारण। तो सेकंड पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखते हैं, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ही विद्रोह का प्रमुख कारण बनी। ठीक है, उनकी जो आर्थिक शोषण की नीति वो विद्रोह का प्रमुख कारण बनी। यह शोषण भूमि व्यवस्था के नए नए आविष्कार, करों में वृद्धि एवं भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करके किया गया। जो भारत के छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, हथकरघा उद्योग थे, उनको नष्ट कर दिया गया ब्रिटिश द्वारा। सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसलें न होने पर महाजनों से कर्ज लेकर लगान अदा करना होता था। जो किसान थे, यदि सूखा आ गया, सूखा पड़ गया तो खेती नहीं होगी, बाढ़ आ गई तब खेती नहीं होगी, परंतु फिर भी उनको ब्रिटिश लोगों को लगान देना पड़ता था। और जो बड़े बड़े महाजन होते थे, महाजन मतलब जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, उनसे चाहे वो कर्ज पे पैसा लेकर लगान दे, पर लगान देना पड़ेगा। अब आगे होता क्या था कि जब वो कर्ज में पैसा ले लेते थे तो वो कर्ज ना उतर पाता था और वही महाजन उस जमीन को हत्या लेते थे। तो ये सब जो उस समय का न्यायालय था और महाजन आपस की इनकी मिली जुली भक्त थी, आपस में मिसगौट थी, आपस में मिलकर वो जमीन को कब्जा लेते थे। तो इससे भी जनता बहुत ज्यादा रुष्ट थी उनसे और उनको समय आने पर वो उखाड़ फेंकना चाहते थे ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश व्यवस्था को। तो हमारे राष्ट्रीय नेता जिसमें दादा भाई नौरोजी, आरपी दत्त, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख थे, ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। दादा भाई नौरोजी ने 1861 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ड्रेन थ्योरी सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दादा भाई नौरोजी ने। आ भी जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता शॉर्ट में। ठीक है, धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने। तो ये थे आर्थिक कारण। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के कारणों में, विद्रोह के कारण में सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण।
देखो, विलियम बेटिक और डलहौजी के समय हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, तो जैसे कुरीतियां क्या थी, जैसे सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह का निषेध, विधवा विवाह का समर्थन आदि। पंडित और मौलवियों ने जानबूझकर अंग्रेजों के इन विचारों को चुनौतियां दी। तो पंडित और मौलवियों ने इन विचारों को चुनौतियां दी कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, इस तरह से तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। भाई ये नियम जो पंडित और मौलवियों के बनाए हुए नियम थे, पर्दा प्रथा, सती प्रथा वगैरह, हालांकि ये थे तो गलत नियम। भाई एक औरत को जला दिया जाता है, उसके पति के साथ जिंदा ही पति मर जाता, तो गलत नियम थे। परंतु भारतीय समाज ये समझता था ये हमारे रीति रिवाज हैं और इन पर दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति कुठाराघात नहीं कर सकता। ये हमारे नियम है, इन्हें हम ही बदल सकते हैं और हम ही बना सकते हैं। इसलिए भारतीय लोग इनके खिलाफ खड़े हुए और ब्रिटिश लोगों का विरोध किया। 1813 ईस्वी में जब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो उन ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्या किया, उन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया और कुछ भारतीयों को भी उन्होंने धीरे धीरे अपने धर्म में लाना स्टार्ट किया, उन्हें ईसाई बनाना स्टार्ट किया। इससे भारतीयों के धर्म पर प्रभाव पड़ा, भारतीयों की भावनाओं, धार्मिक भावनाओं पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि भाई इस तरह से तो ये हमारे धर्म को नष्ट कर देंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ा देंगे। तो वो मतलब भारतीय उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनके खिलाफ विद्रोह करने लगे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण ये भी रहे। हालांकि विद्रोह के धीरे धीरे बहुत सारे कारण थे जो काफी समय से चलते आ रहे थे। नेक्स्ट कारण है इसके सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में हम देखते हैं, सैनिक कारण देखो, सैनिक कारण में देखो हम देखते हैं कि भारतीय सिपाहियों का जो पहला जो विद्रोह हुआ था, पहला विद्रोह 1764 ईस्वी में तब हुआ जब बक्सर में मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए मुनरो की सेना की एक बटालियन, मुनरो ब्रिटिश था, ब्रिटिश अफसर था, तो उसकी सेना की एक बटालियन जाकर नवाब की सेना में जा मिली। बाद में इन जो सैनिक मिले थे वहां जाकर, इनको 24 सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया था। इतनी बड़ी सजा दी गई थी। ठीक है, अच्छा, सेना में प्रथम धार्मिक विरोध 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुआ। यहां माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगा दी। माथे पर तिलक नहीं लगाएगा, पगड़ी नहीं बांधेगा। वो करेंगे क्या, वो ब्रिटिश लोगों ने ये कहा इसकी जगह एक हैट लगाएंगे जिस पर चमड़े का तुर्रा पंख लगा होता था, और यह तुर्रा जो चमड़े का तुर्रा था सुअर और गाय की चिरबी का बना होता था। इसको यहाँ किले में नजरबंद, टीपू के लड़के, जो टीपू सुल्तान था उसके लड़के किले में नजरबंद करके रखे हुए थे, उन्होंने चिंगारी दे दी, उन्होंने हवा दे दी, तो उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, बाद में सिपाहियों ने इस पर एक बड़ा विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने अंततः विद्रोह को कुचल डाला। सेना में एक अन्य धार्मिक विरोध 1824 ईस्वी में हुआ जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिंदुओं के लिए समुद्र पर जाने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना। विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी दे दी गई और 47वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई। तो इस तरह से सैनिक विद्रोह लगातार होते रहे। इसी तरह मंगल पांडे भी एक सैनिक था। जब मंगल पांडे को यह पता चलता है कि वो जो कारतूस लगाए जाते हैं बंदूक में वो सुअर और गाय की चिरबी के बनाए जाते हैं, मंगल पांडे एक ब्राह्मण था, उसने एक बड़ा विद्रोह किया। ठीक है, वो भी एक सैनिक विद्रोह था और उसने 2 अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। बाद में मंगल पांडे को पकड़ के फांसी दे दी गई थी, परंतु ये भी एक बड़े पैमाने पर विद्रोह था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या होते हैं? तात्कालिक कारण का मतलब है जो वर्तमान में उस समय किए गए
एट ए टाइम जो का कारण जो था, जो मुख्य कारण रहा। देखो 1857 की जो क्रांति हुई उसकी चिंगारी धीरे धीरे बहुत समय से भड़क रही थी। जैसा राजनीतिक कारण में बताए कि राजनीतिक स्तर पर शोषण हो रहा था, आर्थिक स्तर पर शोषण हो रहा था, उनके उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद किए जा रहे थे। सामाजिक धार्मिक स्तर पर शोषण हो रहा था कि उनकी जो प्रथाएं थी उनको नष्ट किया जा रहा था भारतीयों की। सैनिक स्तर पर शोषण हो रहा था। पर तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण ये था कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पहले बंदूक चलती थी ब्राउन बेस, उसको हटाकर नई बंदूक लगाई गई जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। तो न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे उनको मुंह से ऊपर का ढक्कन मुंह से काटकर जब उसमें लगाया जाता था और वो ढक्कन जो बना होता था सुअर गाय की चिरबी का बना होता था। जबकि ब्रिटिश सेना में हिंदू भारतीय और हिंदू और मुस्लिम भारतीय लोग भर्ती थे। तो हिंदुओं के लिए गाय की चिरबी को मुंह से लगाना उनके धर्म के खिलाफ, और मुस्लिमों को लिए सुअर की चिरबी को मुंह से लगाना उनके धर्म के खिलाफ था। इसलिए दोनों धर्म के लोगों ने एक बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये तात्कालिक कारण था। तो कहा जाता है कि ये चिंगारी बहुत समय से भड़क रही थी धीरे धीरे, और चर्बी लगे कारतूसों ने उस चिंगारी में आग में घी का काम कर दिया कि आग में घी डाल दिया और एकदम भड़क पड़ी। तो चर्बी लगे जो कारतूस थे वो मुख्य कारण रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।